क्या ये दिल्ली पुलिस की लाठियां आज ही चली है? क्या ये दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी पहली बार हुई है? क्या ये दिल्ली पुलिस की क्रूरता, इनका लाठीचार्ज, इनकी बर्बरता छात्रों पे, स्टूडेंट पे पहली बार हुई है? क्या ये जुल्म दिल्ली पुलिस ने पहली बार ढाया है? नहीं, इससे पहले कई मिसालें आपको मिल जाएंगी दिल्ली पुलिस की बर्बरता की, उनकी क्रूरता की और उनके आतंक की। 2002 के नरसंहार से लेकर आज 2026 में जिस पेपर लीक को लेकर 22 छात्रों ने अपनी जान दे दी, अगर आप इस पे गौर करेंगे, इन तमाम के पीछे एक ही कड़ी जुड़ी है। और अगर आप इस चीज को उस वक्त में समझ लेते तो आज ये नौबत शायद नहीं आती। आपको याद होगा 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी में किस तरीके से यही दिल्ली पुलिस ने आतंक मचाया था। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी के परिसर में घुसकर किस तरीके से बर्बरता से लाठीचार्ज की थी। दिल्ली पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी के अंदर घुसकर वहां पर जिस तरीके की बर्बरता दिखाई थी और जिन लोगों पर लाठियां बरसाई थी, जिन लोगों की आंख फोड़ी गई थी, वो भी एक छात्र थे, स्टूडेंट थे। और यही लोग उस वक्त में कह रहे थे, दिल्ली पुलिस तुम लड़ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज वही लोगों के ऊपर ये दिल्ली पुलिस लड़ बजा रही है, उनको क्रूरता से मार रही है, उन पे लाठीचार्ज कर रही है, उनकी हड्डियां तोड़ रही है, उनके औरतों के, लड़कियों के सीने पे पैर रखा जा रहा है और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे से ठेला जा रहा है। ये तमाम चीजें हो रही है। इससे देखकर लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जालिम है, ये लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल सही, ये लोकतंत्र की हत्या है। उस वक्त में भी ये लोकतंत्र की हत्या थी जब यही दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया में घुसकर स्टूडेंट पे, छात्रों पे लाठीचार्ज किया था, उनकी आंखें फोड़ी थी। दिल्ली पुलिस तुम लाठी बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। याद है ये नारा CAA NRC के समय सोशल मीडिया पर यही बात बार बार सुनाई देती थी। उस समय बहुत से लोगों ने बिना ये सोचे कि प्रदर्शन करने वालों की बात क्या है, सिर्फ इसलिए पुलिस की हर कार्रवाई का समर्थन किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन है। लेकिन आज जब दूसरे लोग अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरते हैं और पुलिस की सख्ती का सामना करते हैं, तब एहसास होता है कि लाठी किसी का धर्म देखकर नहीं पड़ती। यही बात 2019 में भी समझ लेनी चाहिए थी कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। अगर आज किसी और के अधिकार पर चुप रहोगे तो कल जब तुम्हारी बारी आएगी तुम्हारे लिए भी कोई नहीं बोलेगा। इसलिए हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखो, सही का साथ दो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या विचारधारा का व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि जब बात देश और संविधान की होती है तब इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। 2019 में CAA, NRC और NPR को लेकर दिल्ली की शाहीन बाग में एक लंबा प्रोटेस्ट चला था। हम और आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में वो प्रोटेस्ट फेमस हुआ था, पूरी दुनिया में वो प्रोटेस्ट गया था, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की महिलाओं ने, स्टूडेंट्स ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने एक शांतिपूर्वक तरीके से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। लेकिन उस वक्त में भी यही दिल्ली की पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था और यही दिल्ली की पुलिस उस वक्त में भी उनको आतंकवादी और पाकिस्तानी कहा गया था। तब लोग कहां थे? तब भी लोग चुप थे। और यही अरविंद केजरीवाल, जो आज कुछ नहीं है, ना तो वो CM है और ना उनकी सरकार है, तो भी वो जो जंतर मंतर पर जिन लोगों को पकड़कर पुलिस ले गई है, थाने जाते हैं उनकी रिहाई की मांग करने के लिए। लेकिन उस वक्त में यही अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार थी और वो दिल्ली के CM थे। शाहीन बाग में इतना लंबा प्रोटेस्ट चला था, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल ने एक मर्तबा भी उस शाहीन बाग में ना तो गए, ना तो उसकी हालचाल ली और ना उस पे एक अल्फाज बोला। और 2020 में जब दिल्ली का भयानक दंगा हुआ था, हमारा आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया ने, पूरे मुल्क ने इसे देखा कि किस तरीके का भयानक दंगा हुआ था। और उस वक्त में भी हमने यही दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी, उनकी बर्बरता और उनकी जो आतंक है, वो उस वक्त में हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली की पुलिस ने एक वर्ग का साथ दिया था दूसरे वर्ग के खिलाफ। यानी यहाँ तक कि आप अगर दिल्ली के दंगा सर्च करेंगे और उसे देखेंगे, 50 वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, जहां पर दिल्ली पुलिस दंगइयों के साथ पथराव करते आपको दिखाई देगी। उस वक्त में एक वर्ग के लोगों के, मैं साफ तौर पे कहता हूं,
उस वक्त में मुसलमानों को टारगेट किया गया था, मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया, मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन कर मिसमार कर दिया गया, उनको जला दिया गया। तब भी ये अरविंद केजरीवाल खामोश थे और चुप थे। क्यों? सिर्फ नाम का फर्क था कि वो एक विशेष वर्ग के लोग थे, इसीलिए मैं कैसे बोलूं। बस यही हमारा बेसिक प्रॉब्लम है रेडिकलाइजेशन का, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर बिना जाति धर्म देके हर एक वर्ग के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित, तमाम स्टूडेंट्स इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गए थे कि कब तक उनको जाति और धर्म के नाम पर बांटा जाएगा, उन्हें अलग किया जाएगा और उनके फ्यूचर को अपने पैरों तले रौंदा जाएगा। वहीं दिल्ली से महज 125 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरनगर के जनकपुर की कॉलोनी में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे इस बात को लेकर कि उनकी कॉलोनी में 2 मुसलमान लोगों ने घर खरीद लिया है। तो वो तमाम लोग धरना पर बैठ गए हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और पुलिस से उन्होंने ये मांग रखी है, ये डिमांड रखी है कि इन 2 मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए। अब सोचिए किस तरीके का रेडिकलाइजेशन कर दिया गया है हमारे समाज का, और यही है हमारे देश का कोर प्रॉब्लम, रेडिकलाइजेशन। जिस तरीके से समाज के एक वर्ग को, मेजॉरिटी को जिस तरीके से रेडिकलाइज कर दिया गया है, उनके दिमाग में, उनके दिलों में इस तरीके से, इस बुरी तरीके से नफरत डाली जा चुकी है मुसलमानों के खिलाफ कि उन्हें जो दिल्ली में जंतर मंतर पर उनके ही बच्चे लाठियां कारे, जहां पर बिना धर्म देके, बिना जाति देके, बिना मजहब देके, बिना ऊंच नीच देके हर एक को ट्रीट किया जा रहा है डंडों से, उन्हें कील ठुके डंडे से मारा जा रहा है, उन पे लाठियां बरसाई जा रही है, उनकी हड्डियां तोड़ी जा रही है, उनके सर फोड़ दिए जा रहे हैं और वहां पर औरतों के सीनों पे चढ़ा जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट में पीछे से खेला जा रहा है। ये तमाम चीजें चल रही है, लोग देख रहे हैं, इनके पेरेंट्स वहां पर बैठ कर ये देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सोचिए किस तरीके का रेडिकलाइजेशन इन लोगों का दिमाग में कर दिया गया है कि मुसलमानों से इतनी नफरत। आप सोचिए यही हमारे देश का कोर प्रॉब्लम है। इन पेरेंट्स के लिए ये तमाम बड़ी समस्या नहीं है, उन पेरेंट्स के लिए ये समस्या है कि वो 2 मुसलमानों ने उनके कॉलोनी में घर ले लिया है, ये उनकी बड़ी समस्या है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके का पिछले 10-12 सालों में किस तरीके का रेडिकलाइजेशन, किस तरीके की नफरत एक वर्ग में, एक मेजॉरिटी समाज में भरी जा चुकी है। और अगर इसे सॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में इसका नुकसान, इसका खामियाजा हम और आपको, हर एक देश के लोगों को देखना पड़ सकता है। मुसलमान इस मुल्क में माइनॉरिटी नहीं है, मुसलमान इस मुल्क में सेकेंड मेजॉरिटी है। 24 से 26 करोड़ मुसलमानों को, उनकी आस्था को, उनके वजूद को, उनके अस्तित्व को, उनकी ईमानदारी को, उनके सैक्रिफाइस को, उनकी कुर्बानी को, उनकी देशभक्ति को अगर आप साइडलाइन कर देंगे तो आप सोचिए किस तरीके से इस मुल्क की तरक्की होगी। क्योंकि देश की ताकत देश के लोग होते हैं, देश के लोगों की यूनिटी होती है, उनकी एकता और अखंडता होती है। जंतर मंतर पर जो छात्रों का प्रोटेस्ट चला था, इसमें हमने साफ तौर पे देखा कि किस तरीके से मुसलमानों से परहेज किया गया और जो मुसलमान बेचारे पार्ट भी लिए थे जंतर मंतर पर छात्रों की मदद करने के लिए, स्टूडेंट के सपोर्ट में, इस सरकार के खिलाफ वो बेचारे खामोशी से अपना काम कर रहे थे, उन प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की मदद कर रहे थे। उसमें एक नाम है जुनैद का, मोहम्मद जुनैद। वो पहले दिन से आखिरी दिन तक वो सिर्फ एक काम कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को खाना खिलाने का और उनको पानी पिलाने का काम कर रहे थे। बस ये चीज लाखों करोड़ों छात्रों में से सिर्फ सरकार को, दिल्ली पुलिस को ये एक मुसलमान दिख गया जो मोहम्मद जुनैद। तो यूपी की पुलिस उनके घर जाती है, उनके घर पे छापा मारती है और ये जुनैद के पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को उठा लेती है, उनसे पूछताछ करती है। और जो इनकी बहन रहती है, जो इनकी बहन मेरठ में रहती है, वहां पर वो जाती है, इनकी बहन को, इनके बहन के ससुर को, इनके देवर को, उनको भी अरेस्ट करती है, उनसे आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेती है कि तुम्हारे पास इतना खाना खिलाने की, पानी पिलाने की फंडिंग कहां से आई। तो इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप सोचिए
कितनी दुख भरी बात है कि जहां पर लाखों छात्र एक आवाज में इंडिया की आवाज, भारत की आवाज, मेरे भारत की आवाज बनकर सरकार से सवाल कर रहे हैं अपने यूथ के हक के लिए, स्टूडेंट्स के हक के लिए, छात्रों के हक के लिए। लेकिन उसमें सब कुछ छोड़ के सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अब सोचिए ये सरकार की मंशा, सरकार की कहनी और करनी में कितना फर्क है, आप ये देख सकते हैं। जब इसी मुद्दों पे सवाल पूछा कि किस तरीके से मुसलमान को साइलेंट कर दिया गया, द वायर की वरिष्ठ पत्रकार आरफा खान शेरवानी ने इसी मुद्दे पे, इसी मौजू पे सवाल किया और पूछा कि जब कश्मीर में छात्रों पर जुल्म होता है, जब उनके पुलिस उन्हें बर्बरता से मारती है, लाठीचार्ज करती है, उनका सर फोड़ती है, उनके टांगे तोड़ती है और उन पे जो पैलेट गन चलाती है, जिससे लोगों ने अपनी आंखें खो दी, अंधे हो गए लाइफ लॉन्ग के लिए। और आज जब हम चुप थे, उस वक्त में चुप थे, आज वही चुप होने का नतीजा यह है कि वही पैलेट गन जो कश्मीर में चलाई जाती थी वो छात्रों पे आज वो दिल्ली में आ पहुंची है। क्यों? क्योंकि हम चुप रहे, क्योंकि हमने समझा कि ये एक वर्ग के लोगों का मसला है, एक समाज के लोगों का मसला है, ये मुसलमानों का मसला है। वो तो आतंकवादी होते ही हैं, वो तो जिहादी होते ही हैं, तो हमें क्या करना है, हमारा नंबर थोड़ी आएगा। तो लेकिन वो चुप रहने का नतीजा ये है कि आज वो पैलेट गन दिल्ली में चलती है। राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।